नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 100 हीलर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दूसरे भाव की कि शादी के संदर्भ में दूसरे भाव की क्या क्या भूमिका है, क्या महत्ता है। दोस्तों, मैंने एक ये श्रृंखला शुरू की हुई है शादी को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि कौन किन ग्रहों की दशा में शादी होती है। दोस्तों, जब हम कुंडलियों का अनुसंधान करते हैं, जब हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं जीवन को ज्योतिष के माध्यम से, तो मैंने पाया कि शादी केवल सप्तम भाव से नहीं देखी जा सकती। वैसे तो मुख्य तौर पे सप्तम भाव को ही शादी का विभाग बताया गया, क्योंकि वहीं से हमारा जीवन साथी का निर्धारण होता है। लेकिन जब कुंडलियों को देखा, कुंडलियों में ये देखा कि किन दशाओं में शादी हो रही है, तो ये पाया कि भाई सिर्फ सप्तम भाव से संबंधित ग्रहों की दशा से शादी का समय निर्धारण नहीं किया जा सकता। जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बर्थ के डिटेल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पॉपुलर लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे मैं कह सकता हूँ बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत रिसर्च की हुई है, किताबें अपनी पब्लिश की हुई हैं, उन किताबों में बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किन दिशाओं में शादी हो रही है। तो बहुत सारे भाव इसमें आते हैं, बहुत सारे भाव इसमें शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं जब शादी हो रही होती है। शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। शादी कोई एक एक भाव का फलित नहीं है शादी। मैंने इस पे पहले भी 3-4 वीडियोस बनाई हैं कि कौन से भाव हैं जिनमें बैठे हुए ग्रहों की दशाएं शादी देती हैं और उन भावों की क्या भूमिका है शादी के अंदर। तो आज की ये वीडियो सिर्फ दूसरे भाव पे केंद्रित है कि दूसरे भाव की क्या भूमिका है एक व्यक्ति के जीवन में, उसकी शादी में। क्यों दूसरे भाव में बैठे ग्रह या वो ग्रह जो दूसरे भाव का अधिपति है, दूसरे भाव का स्वामी है कुंडली में, या फिर वो ग्रह जिनसे दूसरे भाव का संबंध बन रहा है, उस ग्रह की दशा में शादी क्यों होती। तो आइए इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरा भाव जो कुंडली का है, उसके कौन से कारक तत्व हैं जो शादी से संबंध बनाते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जब शादी होती है तो एक दिन का इवेंट नहीं होता है कि एक दिन की घटना है शादी। शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता है। शादी में दो व्यक्तियों के पूरे परिवार शामिल होते हैं। और दूसरे भाव को ही कुटुंब भाव कहा गया ज्योतिष में। यहीं से हम अपने परिवार के बारे में देखते हैं। दूसरा भाव व्यक्ति के परिवार को दर्शाता है, उसके कुटुंब के संबंधों को दर्शाता है। दोस्तों, शादी जब भारतीय परंपरा में, जैसे हमारे देश में जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसकी शुरुआत ही परिवार से होती है। परिवार के लोग ही जब देखते हैं कि हमारे परिवार का ये लड़का या लड़की, अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, भाई 20+ हो गए हैं, 25 वर्ष के हो गए हैं, 26-23 की जो एक एज है 25 से 30 वर्ष की। पुरुषों के लिए मैं कह सकता हूँ कि 25 से 30 वर्ष की आयु, और महिलाओं के लिए 20 से 25 वर्ष की आयु। तो परिवार के सदस्यों को, माता पिता को कहीं ना कहीं ये चिंता होने लगती है कि अब इस व्यक्ति की शादी करने का प्रयास करना चाहिए। ये विचार ज़्यादातर परिवार के मन में ही आता है। लड़का या लड़की तो अपने करियर में उलझे हुए रहते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन ये परिवार ही है जिसे सबसे पहले अपने अपने नौजवान की चिंता होती है। और शादी में तो परिवार के लोग ही रिश्ते लेके आते हैं। तो इस समय ये समझ में आता है कि शादी बिना परिवार की नहीं होती है। और ज़्यादातर भारतीय परंपरा में, हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर जो मैरिजेज़ हैं वो अरेंज मैरिज होती हैं, जो परिवारों के माध्यम से ही होती हैं। जब किसी लड़के की लड़की का चयन होता है या किसी लड़की के लड़के का चयन होता है, तो परिवार के लोग उस परिवार को भी देखते हैं कि कैसा परिवार है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, लड़की के क्या गुण हैं या लड़के के क्या गुण हैं, लड़का कितना कमाता है, उसकी जॉब कैसी, सब देखा जाता है और ये सब परिवार के लोग ही देखते हैं। तो बिना दूसरे भाव के तो शादी संभव नहीं है।
और इसीलिए जब हमने कुंडलियों में देखा कि कहीं ना कहीं महादशा में, अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में दूसरे भाव की भूमिका आती है, जो ग्रह दूसरे भाव में बैठा है या दूसरे भाव का मालिक है उसकी कहीं ना कहीं दशा अवश्य आती है। तो दूसरा जो कारक तत्व है दूसरे भाव का वो है भोजन। दूसरे भाव से हमारा चेहरा देखा जाता है, हमारा मुख भी दूसरे भाव के ही कारक तत्वों में आता है, और हमारी ईटिंग हैबिट्स की खाने किस तरह का भोजन व्यक्ति करता है ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। तो दोस्तों शादी जब होती है तो एक बहुत बड़ी एक पार्टी होती है जहाँ पे हम बहुत सारे अपने अतिथियों को आमंत्रित करते हैं और सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। शादी में तो लोग आते ही शायद बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोग होते हैं हमारे शहर के, भाई न्योता आया है तो आज तो वहीं जाके खाना खाएंगे। तो शादी में जब भोजन की बात आती है तो दूसरे भाव की बात आएगी। अब एक और कारक तत्व है दूसरे भाव का, वो है आभूषण और जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं, ज्वेलरी और जितने भी वैल्यूएबल्स हैं। दोस्तों हम जितने भी भारतीय लोग हैं ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी की लड़की की शादी होती है, लड़के लड़की की, तो उसमें पैसे का लेन देन होता ही है। एक बहुत शादी में बहुत खर्चा किया जाता है, स्पेशली हमारे देश में तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा एक आडंबर भी होता है जिसको कहते हैं शोशेबाजी, कि बढ़ा चढ़ाकर खर्चा किया जाता है, दिखाया जाता है कि हम अपने शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है तो अच्छे से करो। बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है, जो वधू होती है ब्राइड उसके लिए लड़के व लड़के दोनों की तरफ से ज्वेलरी होती है। तो ये सब भी दूसरे भाव के ही कारक तत्व हैं। तो इनसे एक चीज़ बड़ी समझ में आ जाती है कि बिना दूसरे भाव के कारक तत्वों के शादी नहीं हो सकती। दूसरे भाव का एक और महत्वपूर्ण कारक तत्व है वंश परंपरा, वंश की वृद्धि। दोस्तों क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब भाव है और शादी में क्या हो रहा है कि दो परिवारों में संबंध बन रहा है, आपका परिवार बढ़ रहा है। जो वर है उसका अपना परिवार तो है ही, अब जो लड़की का परिवार है उनसे भी उसका रिश्ता स्थापित हो रहा है, और जो लड़का है उसके परिवार में एक बहू आ रही है, तो एक नया मेंबर फैमिली में ऐड हो रहा है। तो वंश की वृद्धि भी हो रही है, इसमें वंश बढ़ रहा है। और शादी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है संतान की प्राप्ति, जिससे व्यक्ति का वंश आगे बढ़े। तो ये भी दूसरे भाव का कारक तत्व है। तो इन सब से हमें ये समझ में आता है कि भाई ये सारे कारक तत्व शादी से संबंधित हैं दूसरे भाव के। इसीलिए शायद ये एक मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं दशाओं में दूसरे भाव में बैठे ग्रह और दूसरे भाव के अधिपति की दशा अवश्य आती है शादी के समय। यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सातवें भाव पे केंद्रित किया, तो हम सही दशा का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों एक और मुख्य बात जो है कि काल पुरुष की कुंडली में जो एक मुख्य हमारा टेम्पलेट होती है काल पुरुष की कुंडली, उसमें शुक्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है शादी में। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सातवें घर का मालिक शुक्र होता है। और चाहे हम जितनी भी पुस्तकें हैं मार्केट में, चाहे ज्योतिष की क्लासिक किताबें हैं, बृहत्प्राशर होराशास्त्र है, सर्वाचिंतामणि, बृहत जातक, जातक भरणम, जातक तत्वम, और जितने भी आजकल की हमारे जो ज्योतिषियों ने रिसर्च करके पुस्तकें दी हैं, सब में यही बात बार बार दोहराई जाती है कि सातवां घर और शुक्र सबसे महत्वपूर्ण है शादी के लिए। शुक्र की स्थिति तो खैर देखी जाती है शादी की, कि शादी कैसी रहेगी, शादी कैसी चलेगी, उसके लिए भी शुक्र देखा जाता है। लेकिन मुझे इसमें लगता है कि हम ये चीज़ कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं कि शुक्र सिर्फ सातवें घर का मालिक नहीं है काल पुरुष कुंडली में, वो दूसरे भाव का भी मालिक है। काल पुरुष कुंडली में शुक्र की दो राशियाँ, सातवें घर में तुला राशि आती है, इसलिए तुला राशि को भी देखा जाता है शादी के लिए। ये भी देखा जाता है कि तुला राशि में बैठे ग्रह भी शादी करा देते हैं अपनी दशा में। लेकिन मुझे लगता है कि हम ये भूल जाते हैं उस समय कि शुक्र दूसरे भाव वृषभ राशि का भी स्वामी है। शुक्र सिर्फ इसलिए शादी का कारक नहीं है कि वो सप्तमेश है काल पुरुष कुंडली का,
वो इसलिए शादी का कारक है क्योंकि सप्तमेश होने के साथ साथ शुक्र द्वितीयेश भी है, दूसरे भाव का भी स्वामी है, वृषभ राशि का भी स्वामी है। और अभी हमने समझा कि द्वितीय भाव कितना महत्वपूर्ण है शादी के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये अनुभव है और मेरी ये सोच है कि हमें दूसरे भाव को भी उतना ही महत्व देना है शादी के लिए जितना हम सप्तम भाव को देते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ कुंडलियाँ देखेंगे और उनमें हम देखेंगे कि कैसे कहीं ना कहीं शादी के समय दूसरे भाव की दशा अवश्य आई है। उदाहरण कुंडलियों पे चलते हैं अब। दोस्तों ये पहली उदाहरण कुंडली है, इनके बर्थ डिटेल्स मैंने ऊपर दिए हुए हैं। 1966 का इनका जन्म है। ये एक पुरुष की कुंडली है, मेल है ये। दोस्तों इनकी डेट ऑफ मैरिज ये है 1 जून 1996, इनकी डेट ऑफ मैरिज दी हुई है। एक ही विवाह हुआ इनका और अच्छी शादी इनकी चली है। उस समय कौन सी दशाएं चल रही थी जब शादी हुई इनकी? तो दोस्तों यहाँ देखिए, उनके शादी के समय महादशा थी शुक्र की, अंतर्दशा भी शुक्र की थी और प्रत्यंतर दशा मंगल की थी। तो महादशानाथ भी शुक्र हैं, अंतदशानाथ भी शुक्र हैं और प्रत्यंतर दशानाथ मंगल हैं। अब दोस्तों शुक्र तो चलिए हम जानती हैं कि मुख्य कारक माने गए हैं शादी के। और पुरुष की कुंडली में ये भी एक नियम है कि शुक्र की दशा में और अंतर में विवाह होने की संभावना बहुत होती है कि जीवन में पत्नी आती है दोस्तों। लेकिन इस कुंडली में अगर हम देखें तो शुक्र ही दूसरे भाव के मालिक हैं। यह कन्या लगन की पत्रिका है और शुक्र जो है दूसरे भाव के स्वामी हैं इस कुंडली में। तो दूसरे भाव की दशा में ही इनकी शादी हुई है, शुक्र की महादशा में ही, यानी दूसरे भाव की महादशा, और दूसरे भाव की ही अंतदशा में इनकी शादी पक्की हुई है। और फिर मंगल आ गए हैं और ये मंगल भी नवांश के द्वितीयेश हैं। अब देखिए फिर से नवांश कुंडली जो शादी की कुंडली होती है, जिसको शादी बिना नवांश कुंडली के शादी का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हमें मुख्य कुंडली को भी देखना है, राशि कुंडली को भी, और हमें नवांश को भी देखना है। तो आप देखिए कि महादशानाथ अंतदशा दोनों शुक्र हैं, जिनका संबंध सीधा सीधा कुंडली के द्वितीय भाव से है। और प्रत्यंतर दशानाथ मंगल ये नवांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो इस कुंडली में भी हमने देखा कि तीनों लेवल पर महादशा अंतदशा दूसरे भाव का संबंध आया है दशा में। चलिए अगली कुंडली पर चलते हैं। दोस्तों यह कुंडली है 1949 की, मुंबई का इनका जन्म है। ये भी एक पुरुष की कुंडली है। इनका विवाह हुआ है 23 सितंबर 1974, 23 सितंबर 1974 को इनका विवाह हुआ है। अब देखते हैं कि इनके विवाह के समय कौन सी दशाएं चल रही थी, किन दशाओं में इनका विवाह हुआ है। तो इनका विवाह आप देखिए, जो महादशा है वो राहु की है, अंतर्दशा है वो बृहस्पति देव की है, जुपिटर, और जो प्रत्यंतर दशा है वो सैटर्न की है, शनि देव। तो राहु की महादशा में शनि बृहस्पति के अंतर में और शनि के प्रत्यंतर में इनकी शादी हुई है। मित्रों अब ज्योतिष में यह नियम आया है, बृहत्प्राशर होराशास्त्र में महर्षि प्राशर ने राहु की दशा के फलों में बताया कि राहु की दशा में अगर राहु शुभ भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव, अब इस कुंडली में आप देखिए राहु तृतीय भाव में बैठे हैं, और महर्षि ने तृतीय भाव के राहु की बड़ी प्रशंसा की। उपाच्य भाव है तीसरा भाव, तीसरे भाव में राहु को अच्छा बताया गया। और इस पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, तीसरे भाव के राहु के राजयोग के फल बताए गए हैं, और मैंने उस पर कई उदाहरण कुंडलियों के साथ इस पर चर्चा की है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो महादशानाथ हैं वो राहु है, राहु को माना गया है कि विवाह दे सकते हैं। और यहाँ पे जो अंतर्दशानाथ हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, जो लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्र से वो दृष्ट हैं। तो गुरु तो विवाह देने के कारक हैं ही यहाँ पे दोस्तों। लेकिन अब ये देखिए आप कि शनि है तीसरे लेवल पर, वो कौन है? वो लग्नेश तो है ही, साथ में वो दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। यानी प्रत्यंतर दशानाथ जो हैं वो दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो दूसरा भाव यहाँ पे भी आ गया, दूसरे भाव के बिना शादी नहीं हुई है यहाँ पे भी।
और आप यहाँ देखिए नवांश कुंडली में शनि भी दूसरे भाव में बैठे हैं। ये नवांश कुंडली के दूसरे भाव में शनि बैठे हैं। बिना शनि के दूसरे भाव के दशा में आए शादी नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, तीसरी अब एक और कुंडली देखते हैं हम। ये 1950 का इनका जन्म है, भारतीय है ये, बेंगलोर में इनका जन्म हुआ है। और इनकी शादी की डेट ये है 26 फरवरी 1981। पुरुष की कुंडली है ये भी। 26 फरवरी 1981 में इनकी शादी हुई है। अब दशाएं कौन सी थी इनकी शादी के समय, तो यहाँ पे राहु आ गए। जैसे कि मैंने बताया कि राहु को माना गया है कि राहु की दशा में शादी हो सकती है, और राहु कुंडली में अच्छे हों, अच्छे योगों में शामिल हों तो अवश्य शादी दे देते हैं। फिर अंतदशनाथ इसमें चंद्रमा की है। चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं, तो शयन सुख के स्वामी हैं, बेडरूम लाइफ के स्वामी हैं, प्राइवेट लाइफ के स्वामी हैं, तो शादी दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे इस वीडियो के पहले 4 वीडियोस बनाए हैं शादी के ऊपर, और जो पिछले 2 वीडियो हैं उसमें मैंने सभी भावों की चर्चा की कि कौन से भाव हैं जो शादी से संबंधित हैं और उन ग्रहों की दशा में शादी होती है। तो आप डिटेल में जानने के लिए उन वीडियो को अवश्य देखिए। आज का वीडियो है, हम सिर्फ दूसरे भाव पे केंद्रित कर रहे हैं। तो ये चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं, शादी दे सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरे भाव की बात करते हैं। शनि आप देखिए, प्रत्यंतर दशानाथ शनि हैं, वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं दूसरे भाव में कुंडली। सप्तमेश तो है ही, खैर शादी तो उनको देनी थी, लेकिन दूसरा भाव भी आया है यहाँ पे। दूसरे भाव के भी फल शनिदेव दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है। शादी में दोनों परिवार शामिल होते हैं, शादी कराते ही परिवार वाले हैं। और सूक्ष्म दशानाथ बुध, वो भी द्वितीयेश हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं। तो 4 में से 2 ग्रहों का सीधा सीधा संपर्क दूसरे भाव से, एक दूसरे भाव में बैठे हैं, और सूक्ष्म दशानाथ जो है दूसरे भाव के मालिक हैं। सीधा सीधा संबंध है इनका। तो बिना दूसरे भाव के दशा में आए शादी नहीं हुई है। दोस्तों, एक और कुंडली उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 1969 की कुंडली है, और ये इनकी डेट ऑफ मैरिज है। ये एक महिला की कुंडली है, ये एक फीमेल है, महिला है, ये उनकी कुंडली है। ये 29 जुलाई 2000 को इनकी शादी हुई है। और दशा देखिए अब किस में शादी हुई है। सूर्य की महादशा है। सूर्य इस कुंडली में लाभेश हैं, 11वें भाव के मालिक हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, शादी की इच्छा पूरी करने वाला होता है। लाभ भाव होता है, शादी देता है। अंतदशनाथ मरकरी हैं, जो 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव भी शादी करा सकता है, क्योंकि बेडरूम लाइफ का भाव है, तो शयन सुख का भाव है। यहाँ से व्यक्ति की बेडरूम लाइफ स्टार्ट होती है। अब तीसरे लेवल पे देखिए आप, प्रत्यंतर दशानाथ कौन है? मंगल। मंगल यहाँ पे फिर से द्वितीय शो के दूसरे भाव में बैठे, मतलब कि प्रत्यंतर दशानाथ जो हैं वो द्वितीयेश हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं। सप्तमेश भी हैं कुंडली के, सप्तमेश भी हैं, लेकिन बैठे अपने ही घर में दूसरे भाव में बैठे हैं, तो दूसरे भाव के भी फल दे रहे हैं। परिवारों ने ही शादी कराई। नवांश कुंडली में भी आप देखिए, जो मंगल हैं वो द्वितीयेश है। सप्तमेश तो है ही, खैर वर्गोत्तम कुंडली है, यहाँ पे भी द्वितीयेश हैं, वो दूसरे भाव के मालिक। एक और उदाहरण कुंडली हम देखते हैं। तो यह 1982 का जन्म है इनका। ये एक पुरुष की कुंडली है। इनकी डेट ऑफ मैरिज है 29 अप्रैल 2011, और ये दशाएं हैं। दोस्तों, अब इसमें आप देखिए, शादी की महादशानाथ कौन है? शनि है, जो महादशानाथ है, दूसरे भाव के ही स्वामी है शनि। तो महादशानाथ में ही शनि आ गए हैं। उसके बाद तो ये शुक्र की अंतर्दशा आ गई। शुक्र तो एक पुरुष के जीवन में पत्नी को लेके आते ही हैं, अगर वो 7वें भाव से संबंध बना लें, और वैसे भी मुख्य कारक है। और यहाँ पे शुक्र जो है सप्तमेश बुध के साथ बैठे हुए हैं। सप्तमेश जो हैं बुध हैं, उसके साथ यहाँ पे शुक्र बैठ गए हैं, और टॉरस राशि में आ गए हैं। देखिए, जो कालपुरुष की द्वितीय राशि है, लेकिन शनि जो द्वितीय भाव के मालिक हैं, महादशानाथ हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये कुछ उदाहरण कुंडलियाँ हैं जिनसे हमने समझने का प्रयास किया
कि शादी में सिर्फ सप्तम भाव ही नहीं, दूसरा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे भाव के कारक तत्व हैं परिवार, आभूषण, पैसा। जब शादी होती है बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों को भी हम इनवाइट करते हैं। वो सब भी शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, रस्में निभाते हैं हमारे परिवार के लोग। जो मेहमान आते हैं बहुत सारे, वो कुछ ना कुछ नेक दे के जाते हैं अपनी तरफ से। जो वर वधू को अपना आशीर्वाद देते हैं वो थोड़े पैसे भी दे के जाते हैं, गिफ्ट दे के जाते हैं। तो ये सब भी दूसरे भाव के कारक तत्व हैं। गिफ्ट्स हो गए, धन हो गया। शादियों में बहुत खर्चा होता ही है, धन तो इन्वॉल्व होता ही है शादियों में, ज्वेलरी बनती है। तो ये सभी कारक तत्व जब शादी होती है तो दूसरा भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेट ज़रूर होगा। बिना दूसरे भाव के आए, दूसरे भाव के कारक तत्वों के जागृत हुए शादी का वातावरण नहीं निर्माण होता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था दूसरे भाव की महत्ता को समझने के लिए, शादी के निर्धारण के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।